हेलो स्टूडेंट, दिस इज रजन एंड वेलकम टू रैथ क्लासेस। बच्चों, आज हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन का एक बहुत ही शानदार टॉपिक, यानी कि जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। बच्चों, आज हम आपको इस टॉपिक के अंदर बताएंगे, सपोज आप किसी मीनार के सामने खड़े हैं तो आपकी मीनार से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। अगर आप मीनार के टॉप को देख रहे हो तो आपका एंगल कितने का फॉर्म्ड होगा और साथ ही उस मीनार की हाइट कितनी होने वाली है। ठीक है बच्चों, तो आज का काफ़ी ज़बरदस्त टॉपिक होने वाला है और काफ़ी यूजफुल टॉपिक है आपके लिए। तो आज के टॉपिक को शुरुआत करने से पहले हम आपके साथ थोड़ा सा बेसिक क्लियर करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हम आज के टॉपिक में यूज करने वाले हैं। बच्चों, सबसे पहले हमें जानना पड़ता है ट्रिग्नोमेट्री का एक सबसे नॉर्मल कॉमन फंक्शन, यानी कि हम लिखते हैं साइन कॉस टेन। बच्चों, ये फंक्शन जो हम लास्ट चैप्टर में पढ़ के आते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ की, तो यहाँ पे ये केवल फंक्शंस हमें पता करने पड़ेंगे और इनकी 3 से 4 वैल्यू अगर आप याद कर लोगे तो आप इस चैप्टर को आसानी से बना लोगे। तो बच्चों, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से फंक्शन की रिक्वायरमेंट हमें मिलने वाली है। तो पहला मैं साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा और तीसरा हमारा टेन थीटा और इसी के साथ लास्ट फंक्शन हमारा कॉट थीटा। अगर बच्चों कॉसेक भी मिल जाता है तो आपको डरने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो साइन का रेसिप्रोकल फंक्शन होता है। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि साइन हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस और टेन हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और साथ ही जो कॉट थीटा होता है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बच्चों, ये 4 फंक्शन की रिक्वायरमेंट इस चैप्टर में बार बार मिलेगी, तो इन फंक्शनों को आप अच्छे से समझ लेना। सबसे पहले साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साथ ही कॉट बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है बच्चों, अब इसी के साथ यहाँ पे हम जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल में वैल्यूज को याद रखते हैं, यानी कि साइन 60, टेन 45, साइन 30, तो वो वैल्यू काफ़ी यूजफुल होने वाली है। तो बच्चों, कौन कौन सी वैल्यू को हम यूज करेंगे वो मैं आपके सामने मेंशन करूंगा। सबसे पहले बच्चों हम वैल्यू यूज करेंगे साइन 30, दूसरा वैल्यू बच्चों साइन 60 और इसी के साथ कॉस 30 और इसी के साथ कॉस 60 और फिर हमारा टेन 45 और टेन 30 और इसी के साथ टेन 60। बच्चों, इतनी वैल्यू से लगभग आपका पूरा ये हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर बन जाएगा। तो एक बार इन वैल्यू को डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चों साइन 30 जो हमारे पास 1/2 होती है और साइन 60 हमारे पास √3/2 होती है। अगर मैं cos 30 की बात करता हूँ तो cos 30 साइन 60 का अपोजिट फंक्शन, यानी कि √3/2 और cos 60 की वैल्यू 1/2। टेन 45 बच्चों 1 होता है, टेन 30 यानी कि 1/√3 और इसी के साथ टेन 60 हमारे पास √3 फंक्शन होता है। तो सबसे पहले बच्चों हमें इसमें जानना पड़ता है ट्रिग्नोमेट्रीज के बारे में। तो जैसा कि मैंने ट्रिग्नोमेट्रीज आपके सामने वैल्यू को मेंशन करके रखा है, ये वैल्यू इस चैप्टर के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन जरूर कर लो, क्योंकि अगर वैल्यू आपको याद होंगी तो आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम आपको बताएंगे इस कॉन्सेप्ट में हमें कौन कौन से एंगल का यूज करना पड़ता है। तो उससे पहले बच्चों आप एक बार इसको नोट डाउन करोगे, अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ अब हम आपको बताएंगे कि इस चैप्टर के सबसे 2 इंपॉर्टेंट एंगल। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमें कौन से 2 एंगल पढ़ने पड़ेंगे। तो बच्चों, पहला एंगल हमें पढ़ना पड़ता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो बच्चों, पहले हम जानेंगे कि रियलिटी में एलिवेशन का मतलब होता क्या है, और दूसरा बच्चों हमें पढ़ना पड़ेगा डिप्रेशन। और डिप्रेशन का मतलब क्या होता है। कहीं ना कहीं बच्चों ये आपको जो दोनों मैंने वर्ड लिखी हैं, इन वर्डों से आपको एनालाइज हो रखा होगा कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा लग रहा होगा सर एलिवेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एलिवेट करना, मतलब किसी को चीज़ को ऊपर चढ़ाना। तो बच्चों सिमिलरली हम यहाँ पे वही चीज़ को एनालाइज करेंगे। मैंने कहा कि अगर मैं किसी मान के चलो ये मेरे पास एक सरफेस है और मैं सरफेस के एक कॉर्नर पर खड़ा हुआ हूँ बच्चों। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा ये मेरे पास एक सरफेस है और इसके एक कॉर्नर पे मैं खड़ा हुआ हूँ और मैंने कहा यहाँ पे एक मीनार बनी हुई है और मीनार है तो उसकी हाइट बच्चों हमने बोल दिया कि उसकी जो हाइट है वो h दे रखी है। अब बच्चों हमसे बोला जाएगा हमें एलिवेशन एंगल बनाना है। तो एलिवेशन एंगल का मतलब बच्चों क्या होता है कि अगर हम बेस पे खड़े हुए हैं और उस मीनार के टॉप को देखते हैं, ठीक है बच्चों, तो हम बेस पे खड़े थे और हमने उस मीनार के टॉप को देखा, यानी कि इस कंडीशन में जो एंगल फॉर्म्ड होता है इस एंगल को बच्चों हम एलिवेशन एंगल बोलते हैं।
साथ ही बच्चों अगर मैं इसका रिवर्स केस लेके चलूँगा, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसा कि अगर मैंने कहा कि अभी आप किसी भी अपने घर के विंडो पे खड़े हुए हो, जैसा कि मैंने कहा ये आपका घर है, घर की ये वॉल है, वॉल पे विंडो मैंने यहाँ पे कहीं लगा रखी है। अगर आप इस विंडो पे खड़े हो और विंडो से नीचे आपके कोई जानने वाले पर्सन है, आप उसको कंटिन्यू देख रहे हो, तो यानी कि आप ऊपर से नीचे देख रहे हो बच्चों। तो ऊपर से देख रहे हो और किसको देख रहे हो, होगा आपका कोई अपना, तो आप उसे देख रहे हो, तो जो एंगल फॉर्म होगा बच्चों, तो इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमें दो चीज़ों को जानना पड़ता है, पहला एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में, दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में। तो बच्चों बेसिक समझते हैं, अगर आप किसी भी चीज़ को नीचे से खड़े होकर टॉप को देख रहे हो, यानी कि आप सरफेस पे खड़े हो और किसी भी बॉल के कॉर्नर पॉइंट को देख रहे हो, तो अब वो टॉप पे है, तो वहाँ पे जो आपकी आंखों से एंगल फॉर्म्ड होगा उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। अगर सिमिलरली बच्चों इसका रिवर्स केस आपको डिफाइन करते हैं, सपोज आप किसी विंडो पे खड़े हो और आप विंडो से नीचे किसी पर्सन को देख रहे हो, तो आपकी आंखों से जो उस बंदे के लिए एंगल बन रहा है, उस एंगल को हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। बच्चों दो पॉइंट को याद रख लोगे, आपको हाइट एंड डिस्टेंस काफ़ी इजी आ जाएगी और आप आसानी से इसको सीख भी जाओगे। तो बच्चों सबसे पहले आप इन दोनों को आसानी से समझ लो कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। इसी के साथ हम आज के क्वेश्चनों की शुरुआत करेंगे और आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हम करा के देंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं और चैप्टर की शुरुआत में आपके सामने एक धमाकेदार क्वेश्चन मैंने पेश किया है और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करेंगे कि क्वेश्चन रियलिटी में हमसे क्या पूछ रहा है और क्वेश्चन में क्या क्या हमें गिवन दिया है। तो बच्चों एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर उसी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों जैसा कि क्वेश्चन में हमें गिवन है, अ ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड, मतलब क्वेश्चन में कहता है कि एक पेड़ था जो टूट गया है, किसके रिस्पेक्ट में, यानी कि हवा के द्वारा, यानी कि हवा तेज चली और पेड़ टूटा। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं, द टॉप स्ट्रक द ग्राउंड एट द एंगल इज 30 डिग्री। तो बच्चों ये क्वेश्चन में हमसे बोलता है कि एक ट्री थी और वहाँ पे क्या हुआ, वो टूट गया और टूट के वो जो पार्ट टूटा हुआ पार्ट है वो ग्राउंड पे जाके टच हुआ और ग्राउंड पे जाके टच हुआ तो एंगल बच्चों कितने का फॉर्म किया उसने, 30 डिग्री का एट एन एंगल, और वो टच पार्ट है वो डिस्टेंस है 30 मीटर फ्रॉम द रूट, यानी कि उसने बोल दिया कि जो रूट है पेड़ की और जो उसका कॉर्नर टच हुआ है पेड़ का, मतलब जो गिरने के बाद उसका जो मुंह टच हुआ है, उनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो हमें 30 मीटर गिवन है। ऐसा क्वेश्चन में हमें गिवन है और उस पेड़ की कंप्लीट हाइट को हमें बताना है। तो बच्चों पहले इसका फिगर को कंस्ट्रक्ट करते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में हमें गिवन है। मैंने बच्चों एनालाइज किया, ये मेरे पास एक ट्री है बच्चों, ये मेरे पास एक ट्री था और मैंने कहा ये मेरा एक सरफेस है। ठीक है बच्चों, अब उसने कहा कि आंधी आई और आंधी आने के रिस्पेक्ट में ये पेड़ था वो टूट के नीचे लगा। बच्चों थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, अगर ये पेड़ टूट के नीचे लगा तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ये पार्ट इस तरीके से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले तो आपको विजुलाइज कराते हैं कि रियलिटी में फिगर में मैंने क्या किया है। बच्चों ये मेरे पास एक पूरा पेड़ था, पेड़ का ये कॉर्नर टूटा और टूट के बच्चों ये कहाँ पे लगा, सरफेस पे लगा, यानी कि जो ये पार्ट है वही पेड़ का ये पार्ट है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला पार्ट अगर x है तो ये भी बच्चों क्या है, x है, बिकॉज यही पार्ट तो टूट के सरफेस पे जाके टच हुआ है। और बच्चों ये जो बचा हुआ पार्ट है इसको मैंने बोल दिया बच्चों ये मेरे पास h दे रखा है, लेकिन बच्चों जो टूटा हुआ पार्ट सरफेस को टच किया है वो एंगल हमें 30 डिग्री का फॉर्म करके देता है। और मैंने कहा ये जो पूरी लेंथ है इस पेड़ के रूट से जो उसका टच हुआ है पार्ट, तो ये हमें गिवन दे रखी है टोटल डिस्टेंस 30 मीटर। अब बच्चों हमसे बोला है कि मुझे इस ट्री की टोटल लेंथ को आइडेंटिफाई करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि आप इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे आइडेंटिफाई करोगे। बच्चों थोड़ा सा समझते हैं और आसानी से आप करोगे इसको, जैसा कि इस क्वेश्चन में हमारे पास दो अननोन वैल्यू हैं, एक नॉन वैल्यू गिवन है। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपको लिखना क्या है। बच्चों आप क्या करोगे, एक अननोन वैल्यू को लिख लो और इसी के साथ एक नॉन वैल्यू को अपॉन में लिख दो। तो अगर मैंने नॉन वैल्यू को अपॉन में लिखा है और अननोन वैल्यू को टॉप पे लिखा है, तो यहाँ से इस क्वेश्चन के अंदर हमें पता चल रहा है कि जो मैंने ऊपर लिखा है वो मेरा परपेंडिकुलर है और जो डिनोमिनेटर में लिखा है वो हमारा बेस है। बच्चों ये परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मैंने आपको बिगनिंग में बताया था। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस बच्चों क्या होता है, आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालेंगे। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा 10 होता है। तो बच्चों हम इसके आगे क्या लिखेंगे, 10 30, बिकॉज यहाँ पे जो एंगल फॉर्म किया है वो कितने का किया है, 30 डिग्री का।
अब बच्चों tan 30 की वैल्यू भी मैंने आपको लिख के दी है कितनी 1/√3। तो बच्चों हमारे पास इस तरीके से एक रिलेशन मिला h/30 और 1/√3। तो h की वैल्यू हम यहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे 30 का क्रॉस मल्टीप्लाई, और बच्चों अंडर रूट डिनोमिनेटर में कभी रखा नहीं जाता तो हम इसको रेशनलाइजेशन करके हटा देते हैं, यानी कि अंडर√3 का रेशनलाइजेशन करेंगे तो √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ऊपर मिला 30√3 और नीचे मिला 3, इससे इसको कैंसिल किया तो यहाँ पे 10 मिला, यानी कि बच्चों जो हमें जो टूटा हुआ नहीं है, मतलब जो केवल अभी भी खड़ा है, वो हाइट हमारे पास कितनी है बच्चों 10√3। यानी कि बच्चों ये वाली हाइट तो 10√3 आ गई है, लेकिन उसको हमें ये भी हाइट बतानी है। तो इस हाइट को निकालने के लिए अब आप फिर से एक नॉन वैल्यू और एक अननोन वैल्यू लिखोगे। तो मैंने लिखा यहाँ पे 30/x। अब बच्चों देखते हैं, तो हमने लिखा है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनियस का यानी कि मैं आपको बता सकता था एक हमारे पास फॉर्मूला होता है PVP और HHP, यानी कि इसको बेसिकली हम पढ़ते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन बच्चों मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस बच्चों हमारे पास कॉस होता है, तो इसके आगे हम लिखेंगे cos 30, और cos 30 की आपको वैल्यू पता है, मैंने अभी लिख के भी दी है √3/2। ठीक है बच्चों, तो इतना मुझे यहाँ से जो रिलेशन फॉर्म हुआ वो हमें ये मिला। इसके बाद बच्चों इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा x√3 में 60। तो x की जो वैल्यू मिली वो 60/√3। लेकिन बच्चों हमें √3 डिनोमिनेटर में नहीं रखना, तो हम इसका क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। तो यहाँ से मिला 60/√3 और अपॉन में 3, इससे इसको कैंसिल किया तो बच्चों x की जो वैल्यू मिली वो हमें मिली 20/3। ठीक है बच्चों, तो हमें x की वैल्यू पता चल गई है, h की वैल्यू पता चल गई है, और अब हमें निकालना क्या है, टोटल हाइट, यानी कि उसको मैंने कैपिटल H लिखा और निकालना है स्मॉल h प्लस x। तो स्मॉल h की वैल्यू 10/3 और x की वैल्यू 20/3। जब दोनों को ऐड किया तो बच्चों हमें ये जो आंसर मिला वो 30/3 मिला है, यानी कि इस ट्री की जो टोटल हाइट मिलेगी वो कितनी मिलेगी 30/3। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि NCERT में भी इस मेथड का क्वेश्चन हमें दिया है, बस आपको एक बार क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि मेरे पास एक पेड़ था और पेड़ मेरा पूरा खड़ा हुआ है, लेकिन क्या हुआ, आंधी आने के रिस्पेक्ट में पेड़ टूट के गिर पड़ा। लेकिन बच्चों कभी भी जो ट्री टूटेगा वो कभी भी उसके रूट से नहीं टूटता, वो मिड या कहीं बीच में कहीं टूटा होगा, बीच में कहीं से। तो मैंने एक एज्यूम किया जो टूटा हुआ पार्ट था वो सरफेस पे जाके लगा, यानी कि बच्चों ये जो पार्ट है वही यहाँ पे टच हुआ। तो अगर मैंने कहा ये x है तो टूटा हुआ भाग जो है वो हमारा x रहेगा, और बचा हुआ पार्ट है उसको मैंने h लिखा है। और यहाँ पे मैंने यूज किया है tan 30, तो tan 30 यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर अगेन यूज किया है cos 30 यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया था कि ये जो फैक्टर मैंने आपको लिख के दिए हैं ये आपके लिए इस चैप्टर में काफ़ी यूजफुल है, आप इस बेस से इसके लेंदी से लेंदी क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने आपके सामने मेंशन किया है ये आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है, और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बनता है क्योंकि जितने भी क्वेश्चन में आपसे प्रूफिंग फैक्टर होते हैं वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो बच्चों आज के इस क्वेश्चन को हम पहले बेसिक से इसका फिगर बनाना सीखेंगे। अगर आपने हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर अगर आपने फिगर को बनाना सीख लिया तो बच्चों मैं इतना श्योर हूँ कि आप आसानी से क्वेश्चन को करना सीख जाओगे। केवल इस क्वेश्चन के अंदर केवल फिगर मेन काम करता है, बाकी तो सब में सेम कॉन्सेप्ट ही चलता है। तो बच्चों इसको पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे कि इस लैंग्वेज के अंदर हमसे क्या क्या बोला गया है। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन में बोला था कि मेरे पास एक वर्टिकली टावर है, यानी कि अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज सरमाउंटेड बाय द वर्टिकल फ्लैग स्टाफ। बच्चों इसका रियलिटी में क्या मीन्स बता रहा है कि वो कह रहा है कि मेरे पास एक तो सबसे पहले टावर है, यानी कि मैं आपको थोड़ा सा एनालाइज कराता हूँ इस तरीके से। बच्चों ये मेरे पास एक टावर है, ठीक है, और इस टावर के ऊपर उसने कहा कि एक फ्लैग स्टाफ लगा रखा है, मतलब यानी कि मैं बोल सकता हूँ इस टावर के ऊपर उसने एक झंडा लगा रखा है। और झंडे से बोला गया था कि क्वेश्चन में कह रहा था कि फ्लैग स्टाफ के टॉप से और बॉटम से। तो बच्चों इस फिगर में आपको थोड़ा सा एनालाइज हो रखा होगा कि ये तो फ्लैग स्टाफ का टॉप मिलेगा और ये फ्लैग स्टाफ का बॉटम मिलेगा। यहाँ से इसके जो सरफेस है उसके दोनों एंगल गिवन है, यानी कि बच्चों हमसे बोला था कि इससे एक एंगल बना दिया और एक एंगल इसके बॉटम से बनाया गया, तो वो एंगल मुझे अल्फा और बीटा गिवन है। फिर मुझे इसमें बताना है कि ये प्रूव करना है कि जो टावर की हाइट है वो ये मिलेगी। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको एनालाइज कराया इसको मैं इस रिप्रेजेंटिंग स्ट्रक्चर में करूंगा। तो बच्चों जैसा कि मैंने कहा ये मेरे पास एक मीनार है,
या एक टावर है, टावर से बच्चों टावर के ऊपर एक फ्लैग स्टाफ लगा हुआ है, यानी कि एक झंडा लगा है। ठीक है बच्चों, ऐसा क्वेश्चन में हमें बताया गया है। एक झंडा लगा हुआ है और जो झंडे की हाइट हमें बच्चों कितनी गिवन है, यानी कि ये वाली हाइट हमें h गिवन है। ठीक है बच्चों, मैंने कहा ये इसका बेस फंक्शन है। अब उसने कहा था एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप एंड बॉटम, तो बच्चों सबसे पहले बोला था एंगल ऑफ एलिवेशन पहले बॉटम का बता रहा है और फिर उसके बाद यानी कि टॉप का बता रहा है। तो हमने कहा ये इसका बॉटम है, ये एंगल फॉर्म्ड हुआ, तो ये एंगल इसने अल्फा गिवन दिया है और फिर यही फ्लैग स्टाफ से इसके टॉप का जो एंगल गिवन है ये बच्चों हमें बीटा गिवन दिया है। ऐसा क्वेश्चन में बच्चों हमें गिवन है पहला एंगल अल्फा है और दूसरा एंगल बीटा है। अब हमसे बोला गया कि हमें प्रूव करना है कि जो टावर की हाइट है, यानी कि टावर की जो हाइट कंप्लीट मिलेगी, सॉरी बच्चों ये टावर की हाइट है, मैंने इसको h मान लिया, वो कह रहा है कि प्रूव कर दो कि h की वैल्यू ये मिलनी चाहिए h tan अल्फा अपॉन में tan बीटा माइनस का tan अल्फा। तो बच्चों आपको डरने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप नॉर्मली फंक्शन को सॉल्व करोगे तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना ले जाओगे। तो बच्चों जैसा कि मैंने कहा सबसे पहले हम इस छोटे वाले ट्रिंगल को एनालाइज करते हैं। मैंने कहा ये बच्चों इसका बेस है और इसको मैंने एक x वैल्यू से डिनोट कर दिया। और बच्चों इस छोटे वाले ट्रिंगल में मैं एनालाइज करता हूँ तो सबसे पहले मैंने लिखा h अपॉन x। बच्चों अगर h अपॉन x लिखा है तो आपने क्या लिखा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया था ये जो फंक्शन हमारा होता है वो होता है tan अल्फा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बच्चों बेस क्या मिलेगा, हमारे पास tan अल्फा मिला था, बिकॉज इतना सा जो छोटा सा एंगल है वो हमें अल्फा गिवन है। तो बच्चों यहाँ से हम अगर x की वैल्यू निकालते हैं तो हमें मिलेगा, यानी कि अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो हमें मिलेगा h अपॉन tan अल्फा। और इसको बच्चों मैंने बोला इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बच्चों दूसरी कंडीशन को यहाँ पे फुलफिल करते हैं, यानी कि मेरा बड़ा वाला ट्रिंगल को ऑब्जर्व करते हैं। तो बड़े वाले ट्रिंगल में जो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा तो वो हो जाएगा स्मॉल h कैपिटल H और बेस बच्चों वही रहेगा, लेकिन अब की बार जो एंगल बनेगा वो tan बीटा बनेगा। तो बच्चों यहाँ से मैंने फिर से बोला कि हम x की वैल्यू को निकालते हैं, तो x की वैल्यू को निकाला तो हमें मिला h प्लस h और अपॉन में tan बीटा, और इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बच्चों इतना करने के बाद आपको दिख रहा होगा कि फर्स्ट भी x की वैल्यू है और सेकंड भी x की वैल्यू है, तो मैंने लिखा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों x की वैल्यू को आपस में इक्वल किया तो h अपॉन tan अल्फा स्मॉल h प्लस कैपिटल H और अपॉन में tan बीटा। बच्चों अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करूँगा और क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। मैंने लिखा h अपॉन tan अल्फा। बच्चों मैंने इस फंक्शन को दोनों फंक्शनों के साथ अलग अलग लिखा, h अपॉन tan बीटा और प्लस का कैपिटल H अपॉन tan बीटा। अब बच्चों हम क्या करेंगे, ये भी कैपिटल H है और ये भी कैपिटल H है, इनको एक साथ अरेंज करेंगे। tan बीटा और इजिकल टू में स्मॉल h अपॉन tan बीटा। बच्चों इसका मैंने एलसीएम लिया तो हमें एलसीएम मिला tan अल्फा और tan बीटा, और ऊपर से मैंने h को कॉमन निकाला तो ये फंक्शन मिला tan बीटा माइनस का tan अल्फा। आप फिर से समझ सकते हो मैंने एलसीएम लिया है तो एलसीएम दोनों डिफरेंट फंक्शन है, यानी कि दोनों फंक्शन हमारे एलसीएम आ जाएंगे। tan अल्फा से tan अल्फा कैंसिल, यानी कि ऊपर जो न्यूमरेटर में मिलेगा तो पहले tan बीटा मिलेगा, बीच में साइन माइनस का tan अल्फा से tan अल्फा कैंसिल, सॉरी tan बीटा से tan बीटा कैंसिल, और ऊपर फंक्शन मिलेगा tan अल्फा। h को मैंने बाहर रखा है और इधर जो मिला है वो h अपॉन tan बीटा। बच्चों tan बीटा से tan बीटा कैंसिल कर दिया और हमने जो प्रूव करना था वो हमारा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो आंसर आ चुका है। तो h की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो h tan अल्फा और अपॉन में tan बीटा और माइनस का tan अल्फा। ठीक है बच्चों, तो काफ़ी सिंपलेस्ट तरीके से मैंने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं और एग्जाम में आपसे सबसे ज़्यादा प्रूफिंग क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो बच्चों एक बार इस क्वेश्चन को मैं आपको फिर से समझाता हूँ। जैसा कि इस क्वेश्चन में हमें गिवन दिया था कि मेरे पास एक सबसे पहले एक दे रखा है टावर और टावर के ऊपर एक झंडा लगा रखा है। उसने कहा कि जो झंडा है यानी कि जो फ्लैग है उसके टॉप से और उसके बॉटम से जो एंगल बने हैं तो कॉन्जुगेटिवली पहले अल्फा बना के दिया है और फिर बीटा बना के दिया है। मैंने कहा ये जो टोटल बेस हमारा डिस्टेंस है वो मैंने x मान लिया और यूजिंग किया सबसे पहले परपेंडिकुलर अपॉन बेस इस छोटे वाले ट्रिंगल में, और यहाँ से हमने एक x की वैल्यू को निकाला।
सिमिलरली बच्चों हमने फिर बड़े वाले ट्रिंगल को यूज किया, तो यहाँ से भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखा और tan बीटा की वैल्यू को आइडेंटिफाई किया है, दोनों x की वैल्यू निकाल के आपस में इक्वल की और मैंने आसानी से इसको प्रूव कर दिया कि यानी कि इस जो टावर की हाइट हमें गिवन थी यानी कि प्रूव करनी थी h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस ऑफ tan अल्फा। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमसे एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है। तो बच्चों सबसे पहले इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझेंगे कि क्वेश्चन रियलिटी में हमसे क्या पूछ रहा है और क्वेश्चन में हमें क्या गिवन दिया है। अगर आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लिया तो बच्चों आप इस क्वेश्चन को बना ले जाओगे। तो बच्चों सबसे पहले इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या लिख के दिया है। क्वेश्चन में बोला गया था कि एक राउंड बैलून है जिसकी रेडियस कितनी है बच्चों r। तो सबसे पहले हमने ऑब्जर्व किया कि मेरे पास एक बैलून है और बच्चों इस बैलून की रेडियस कितनी हमें गिवन दे रखी है, तो बैलून की रेडियस हमें r गिवन दे रखी है, मैंने लिखा तो ये इसका सेंटर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अगेन उसने बोला कि सबटेंडेड एन एंगल अल्फा, बच्चों वो एंगल अल्फा बनाता है लेकिन कहाँ पे, एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, यानी कि एक बंदा इस बैलून को देख रहा है। बच्चों थोड़ा सा फील करना इसको तो ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बच्चों ये मान के चलो कि आपके सामने एक बैलून है और आप इस बैलून को देख रहे हो, तो यानी कि आप इस बैलून को देख रहे हो तो आपकी आंखों से जो एंगल बन रहा है बच्चों वो अल्फा बन रहा है। तो मैंने कहा कि यहाँ पे कहीं ऑब्जर्वर है। बच्चों हमने कहा यहाँ पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है और ऑब्जर्वर इस बैलून को देखता है, यानी कि ऑब्जर्वर इस तरीके से बैलून को जो देखता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ऑब्जर्वर ने देखा तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म्ड हुआ बच्चों वो हमें एंगल बता रखा है, यानी कि उसने बोला है ये जो एंगल फॉर्म्ड हुआ बीच का वो हमारे पास अल्फा है। बच्चों ये एंगल कितना दिया है, अल्फा दिया है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ इसको आगे बढ़ाते हैं और फिर उसने बोला, ठीक है बच्चों, फिर उसने बोला कि द आई ऑफ द ऑब्जर्वर वाइल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज बीटा, जबकि बोला गया है कि इसके सेंटर का जो एंगल है वो बच्चों हमें बीटा गिवन है। तो मैंने इसको आगे बढ़ाया। ठीक है बच्चों, और इस तरीके से इसको भी आगे बढ़ाया। ठीक है बच्चों, और ये पूरा जो एंगल गिवन है बच्चों ये हमें गिवन है बीटा। तो बच्चों हमने कहा कि हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, यानी कि हमसे पूछा क्या है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ सेंटर, यानी कि ये जो हाइट है सेंटर से ये h बोल दी, तो h इक्वल टू बच्चों हमें प्रूव करना है यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर r साइन बीटा और कॉसेक अल्फा बाई 2, यानी कि बच्चों ये आपको h की वैल्यू को प्रूव करके दिखाना है। तो बच्चों इस फिगर को आप पहले एक बार अच्छे से समझोगे तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना पाओगे। तो बच्चों ये मैं कुछ लाइन हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा हम समझते हैं। मैंने कहा ये पूरा बच्चों एंगल कितना था, पूरा एंगल हमारे पास अल्फा है। तो बच्चों अगर मैं इतने से एंगल की बात करूँगा तो मेरे पास अल्फा बाई 2 हो जाएगा और सिमिलरली अगर इसकी बात करूँगा तो ये भी अल्फा बाई 2 हो जाएगा। और बच्चों मैंने कहा मैं इसको मिलाता हूँ थोड़ा सा, और ये तो रेडियस ही होने वाली है यहाँ पे, और ये एंगल 90 डिग्री का फॉर्म करेगा क्योंकि अब ये यहाँ पे टेंजेंट बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब मैं इंडिविजुअल एक एक ट्रिंगल को लूँगा और यहाँ पे इस क्वेश्चन को प्रूव करूँगा। ठीक है बच्चों, पहले से हम इसको नाम दे देते हैं, थोड़ा सा हमें एडवांटेज मिलेगा। मैंने लिखा OA और यहाँ पे इसका सेंटर है तो इसको Q बोल दिया और यहाँ पे इस पॉइंट को मैंने P बोल दिया। ठीक है बच्चों, अब हम इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी तो इन चीज़ों को यूज करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम यूज करेंगे यहाँ पे, मैंने लिखा बच्चों साइन अल्फा बाई 2। ठीक है बच्चों, हम यहाँ पे यूज करेंगे एक नॉर्मल सा केस आपको डिफाइन करते हैं जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। तो बच्चों हमने यहाँ पे यूज किया है, यानी कि मैंने लिखा बच्चों अगर ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के लिए ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे इस तरीके से इसको डिफाइन करूँगा। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहाँ पे ये मैंने आपसे एरर बोला बच्चों, यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री है। अगर बच्चों ये 90 डिग्री बनेगा तो 90 डिग्री के सामने की साइड हमारे पास हाइपोटेनियस होती है, जैसा कि राइट एंगल ट्रिंगल के हमें अंदर पता रहता है कि 90 डिग्री के सामने की साइड मिलती है वो हाइपोटेनियस मिलती है। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने लिखा अपने अकॉर्डिंग मैं लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का यूज करके बताऊँगा। तो बच्चों सबसे पहले मैंने लिखा, मैं लिखता हूँ OQ और OQ के साथ बच्चों मैंने लिखा यहाँ पे QA।
ठीक है बच्चों, तो मैंने रियलिटी में यहाँ पे क्या एक्सप्लेन किया है, तो बच्चों मैं आपको बता दूं, मैंने लिखा है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर बच्चों आपको थोड़ा सा एनालाइज हो रखा होगा कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हमारा कॉसेक होता है, तो इसको हम आगे लिख सकते हैं कॉसेक, यानी कि मैं इस छोटे से ट्रिंगल की बात कर रहा था, तो इसका जो एंगल फॉर्म्ड हुआ था तो अल्फा बाई 2 फॉर्म्ड हुआ था। तो बच्चों यहाँ से सबसे पहले मैं ओ क्यू की वैल्यू निकालता हूँ, तो ओ ए की, यहाँ पे क्यू ए की वैल्यू हमें आर गिवन है, तो आर के साथ कॉसेक और आगे अल्फा बाई 2। तो बच्चों सबसे पहले ये तो हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिली। कैसे बच्चों, फिर से आपको एनालाइज करके बताते हैं। उस बैलून का फिगर बनाने के बाद मैंने कहा ये पूरा एंगल अल्फा है, तो मैंने यहाँ से इसको सेंटर से मिलाया, तो ये अल्फा बाई 2 और ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, अल्फा बाई 2। अल्फा बाई 2 लेने के बाद सबसे पहले मैं ट्रिंगल की बात कर रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पर लिख के भी दे रहा। मैंने देखा इन ट्रिंगल ओ ए क्यू के अंदर, ओ ए क्यू के अंदर मैंने लिखा बच्चों कि ओ क्यू अपॉन क्यू ए, जैसा कि यहाँ पे आपके सामने लिखा है ओ क्यू अपॉन क्यू ए, यानी कि ओ क्यू हमारा बन जाएगा हाइपोटेनियस और क्यू ए हमारा बन जाएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर। तो यानी कि मैंने लिखा है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हमारा कॉसेक फंक्शन होता है। तो उसी के साथ बच्चों हमारा जो एंगल मिला वो मैंने कॉसेक अल्फा बाई 2 लिखा है, और ओ क्यू की वैल्यू हमने निकाली तो हमें मिली आर कॉसेक अल्फा बाई 2। अब बच्चों दूसरा मैं ट्रिंगल की बात करता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा आपके सामने जो ट्रिंगल लूँगा मैंने लिखा ओ क्यू पी, यानी कि इन ट्रिंगल ओ क्यू पी मैं लिखूँगा यहाँ पे। सबसे पहले बच्चों मैं लिखूँगा यहाँ पे परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर हमारा पी क्यू, और इसी के साथ मैंने लिखा हाइपोटेनियस यानी कि ओ क्यू। और जो फंक्शन है बच्चों मिलेगा, तो फंक्शन हमें मिलेगा साइन के साथ बीटा। अब बच्चों यहाँ से मैं पी क्यू की वैल्यू को अगर निकालूंगा तो हमें मिलेगा ओ क्यू और आगे साइन बीटा। तो बच्चों यहाँ पे पी क्यू की जो वैल्यू है वो हमारे पास एच है, और ओ क्यू की वैल्यू जो हम निकाल के लेके आए थे वो हमें मिला था आर कॉसेक अल्फा बाई 2 इंटू में बच्चों में क्या गिवन था, साइन बीटा। तो बच्चों जैसा कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि जो हमें हाइट ऑफ द जो पर्सन है, मतलब जो हमारी हाइट है बैलून से उसके बेस की वो कितनी प्रूव करनी थी, यानी कि आर कॉसेक अल्फा बाई 2 और इनटू में साइन बीटा। बच्चों ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और करने से भी आपको पता चल रहा होगा इसका फिगर बनाना सबसे अच्छा। अगर आपने फिगर बना लिया तो क्वेश्चन को आप कर ले जाओगे। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने बोर्ड पे मेंशन कर रखा है बच्चों, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो बच्चों आज के इस क्वेश्चन को हम करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले हम इसकी लैंग्वेज को समझाएंगे कि इस लैंग्वेज में हमसे क्या पूछा गया है। तो बच्चों जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 स्टेशन ड्यू साउथ। बच्चों क्वेश्चन में बोला था कि मेरे पास 2 स्टेशन है और दोनों स्टेशन कहाँ पे हैं, साउथ की ओर है। ठीक है, अ लीनिंग टावर, लीनिंग का मतलब होता है बच्चों झुका हुआ, अ लीनिंग टावर विच लीन्स टुवर्ड्स द नॉर्थ। यानी कि बच्चों क्वेश्चन में बोला गया था एक टावर था जो झुका हुआ है, लेकिन उसका जो झुका हुआ पार्ट कहाँ पे है, नॉर्थ की साइड। ठीक है बच्चों, आगे और जो डिस्टेंस है वो ए एंड बी है टावर के फुट से। इफ अल्फा एंड बीटा एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम दीज स्टेशन, यानी कि स्टेशनों से जो एंगल दे रखा है टावर टॉप मतलब टावर के टॉप का, वो हमें अल्फा और बीटा गिवन है। तो बच्चों हमें दिखाना है कि उनका जो इंक्लाइनेशन एंगल है, मतलब टावर का जो झुका हुआ है टावर, उसका जो इंक्लाइनेशन एंगल है वो ये होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन को शुरू करेंगे। पहले हम उसके फिगर को बनाएंगे। इस फिगर में जो हमें क्या क्या गिवन दिया है, तो बच्चों सबसे पहले मैं यहाँ पे फिगर को बना के दिखाऊंगा आपको। ठीक है बच्चों, मैंने कहा ये मेरे पास एक मैंने बेस लिया, मैंने कहा ये बच्चों मेरे पास एक टावर है, जो टावर है कहाँ पे, साउथ नॉर्थ की तरफ लीन है, मतलब नॉर्थ की तरफ झुका हुआ है। और नॉर्थ की तरफ जो झुका हुआ है बच्चों मैंने कहा ये एंगल थीटा फॉर्म करता है, ऐसा क्वेश्चन में हमें गिवन है। ठीक है बच्चों, फिर हम बोलेंगे यहाँ से कि बच्चों 2 पॉइंट हैं यहाँ पे साउथ की तरफ 2 पॉइंट मैंने लिए बच्चों। तो मैंने कहा पहला पॉइंट दिस एंड दूसरा पॉइंट बच्चों मैंने ये एनालाइज किया। ठीक है बच्चों, तो 2 पॉइंट हमने यहाँ पे डिफाइन किए और ये डिस्टेंस बच्चों हमें गिवन है ए और ये पूरी डिस्टेंस बच्चों हमें गिवन है बी, ऐसा क्वेश्चन में हमसे बोला गया है। लेकिन बच्चों एंगल भी गिवन है कि उसने बोला कि जो डिस्टेंस ए एंड बी है तो ये एंगल उसने अल्फा गिवन दिया है और ये वाला एंगल बच्चों बीटा गिवन दिया है। अब बच्चों हमसे पूछा गया है कि हमें बताना है कि जो इंक्लाइनेशन एंगल है वो इतना होने वाला है। तो बच्चों मैंने क्या किया, यहाँ से इसको आगे बढ़ाया और मैंने बच्चों इसको बोल दिया ये मेरे पास जो हाइट है वो h हाइट है। सबसे पहले बच्चों आप इसका फिगर को समझेंगे, फिर इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का नंबर लगाएंगे। बच्चों जैसा कि हमसे बोला था कि मेरे पास ये एक टावर है
जो लीन है मतलब लीन्स का मतलब होता है झुका हुआ। कहाँ पे बच्चों? नॉर्थ की तरफ झुका हुआ है। ये साउथ पॉइंट है, यानी कि साउथ में उसके 2 पॉइंट है, यानी कि 2 स्टेशन है। तो मैंने कहा ये एक स्टेशन है और दूसरा स्टेशन ये है, और पहले वाले स्टेशन से एंगल अल्फा फॉर्म करता है और दूसरे वाले स्टेशन से एंगल बीटा फॉर्म करता है। और पहले वाले स्टेशन की डिस्टेंस ए है और दूसरे वाले स्टेशन की जो डिस्टेंस है वो हमें बी गिवन है। हमसे बोला है कि जो इसका एंगल फॉर्म हुआ है थीटा वो इतना होना चाहिए। तो बच्चों इसको सॉल्व करने का प्रोसेस बिगिन करेंगे और यहाँ से इस क्वेश्चन के अंदर हम मेन पार्ट है वो पहले नोट डाउन भी करेंगे। सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर हम लिखेंगे, आप कॉन्जिक्यूटिवली एक ट्रिंगल को लेके चलोगे, आप क्वेश्चन को आसानी से बना ले जाओगे। बच्चों मैंने कहा ये डिस्टेंस मेरे पास x मैंने लेट कर लिया, ठीक है बच्चों। अब मैं सबसे पहले लिखता हूँ बच्चों टेन थीटा के बारे में। तो टेन थीटा बच्चों हमारे पास क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से हमें मिला टेन थीटा की वैल्यू। तो यहाँ से मैं अगर x की वैल्यू निकालूंगा तो हमें मिलेगा h अपॉन टेन थीटा, लेकिन मैं इसको लिखूंगा h कॉट थीटा और इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली बच्चों यहाँ से अब सेकंड वाले ट्रिंगल को लूँगा तो सेकंड वाले ट्रिंगल को भी सेम थ्योरी से सॉल्व करूँगा। मैंने लिखा परपेंडिकुलर तो वही, लेकिन अब की बार जो बेस मिलेगा वो हमें मिलेगा a प्लस एक्स, और इसी के साथ जो एंगल फॉर्म्ड होगा वो हमारे पास अल्फा फॉर्म्ड होगा। तो मैं यहाँ से a प्लस एक्स की अगर वैल्यू निकालूंगा तो हमें मिलेगा h अपॉन टेन अल्फा, यानी कि h कॉट अल्फा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूँगा। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बोला और पहले मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करके जाऊँगा। यहाँ पे a लिखा और फ्रॉम फर्स्ट से मैंने इस x की वैल्यू को पुट किया h कॉट थीटा और साथ ही लिखा है h कॉट अल्फा। तो यहाँ से बच्चों जो a की वैल्यू मिलेगी तो वो हमें मिलेगी h कॉट अल्फा माइनस एच कॉट थीटा। तो यहाँ से हम इस ए को इक्वेशन नंबर थर्ड के नाम से मेंशन करा देते हैं। अब बच्चों इसी के साथ हम लास्ट वाले ट्रिंगल को लेंगे और लास्ट वाले ट्रिंगल में जैसा कि हमें टोटल डिस्टेंस बी गिवन है तो और हाइट हमें वही लिखना पड़ेगा एच, और लेकिन बेस जो मिलेगा वो हमें मिलेगा बी प्लस एक्स। और एंगल बच्चों कितने का फॉर्म्ड होगा? तो एंगल फॉर्म्ड होगा टेन बीटा का। तो यहाँ से बच्चों सबसे पहले हम बी प्लस एक्स की वैल्यू को निकालेंगे। तो b प्लस एक्स बच्चों हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें फिर से मिलेगा h कॉट बीटा। h कॉट बीटा मिलने के बाद बच्चों अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस x की वैल्यू इसमें फिर से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ से b की वैल्यू भी हमें मिलेगी h कॉट बीटा। x की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की बच्चों तो h कॉट थीटा, और इसको बोल दिया बच्चों इक्वेशन नंबर फोर्थ। पहले बच्चों आप इतना नोट डाउन करोगे, इसी के साथ हम फिगर को इरेज करेंगे और क्वेश्चन को कंटिन्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, जैसा कि आपने इतना अभी तक नोट डाउन कर लिया होगा, मैंने निकाल दिया a की और b की वैल्यू। बच्चों मैंने फिगर को इरेज कर दिया है क्योंकि अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन को आगे करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे हमें b माइनस ए की रिक्वायरमेंट है। तो बच्चों मैंने क्या बोला कि फोर्थ में से थर्ड को माइनस कर दो। तो बच्चों मैंने लिखा फोर्थ माइनस थर्ड। तो फोर्थ माइनस थर्ड को माइनस किया तो यानी कि हमें लिखा b माइनस ए, वन साइडेड मिलेगा और फंक्शन मिलेगा हमें h कॉट बीटा माइनस ऑफ बच्चों h कॉट थीटा। ठीक है बच्चों, अब a की वैल्यू जो गिवन तो उसको लिखते हैं। तो a की वैल्यू लिखी है h कॉट अल्फा और माइनस की रिस्पेक्ट में जो साइन हमारा हो जाएगा तो वो हो जाएगा h कॉट थीटा। h कॉट थीटा से h कॉट थीटा को हम कैंसिल आउट करेंगे। तो बच्चों b माइनस ए इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा, यहाँ से बच्चों हम h को कॉमन निकालेंगे तो हमें मिला कॉट बीटा और माइनस ऑफ कॉट अल्फा। तो बच्चों यहाँ से आप h की वैल्यू निकाल लो तो उसको आपको एडवांटेज बता देंगे, फिर आपको क्या करना पड़ेगा। तो h की वैल्यू मिली हमें b माइनस ए कॉट बीटा और कॉट अल्फा। तो h की वैल्यू आपको मिल चुकी है। तो h की वैल्यू को उठा के आप यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में पुट कर दोगे तो आपको आंसर यहाँ पे आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने इक्वेशन नंबर थर्ड ले ली। इक्वेशन नंबर थर्ड में मैंने a को तो एच लिखा, इन दोनों में से h को मैंने कॉमन लिया था तो h की वैल्यू पुट कर दी b माइनस ए कॉट बीटा और कॉट अल्फा, और साथ ही जो फंक्शन हमें मिलेगा तो हमारा जो रिमेनिंग फंक्शन हो जाएगा वो मिलेगा कॉट अल्फा और माइनस ऑफ कॉट थीटा। जैसा कि इस फंक्शन में ये दो वैल्यू हमारे पास बचेंगी, h को मैंने बाहर निकाला। अब बच्चों अपन क्रॉस का मल्टीप्लाई करेंगे और इसके आंसर को आसानी से आइडेंटिफाई करेंगे। तो क्रॉस का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे मिला a कॉट बीटा और a कॉट अल्फा, और b का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिला b कॉट अल्फा, b का मल्टीप्लाई इसमें किया तो b कॉट थीटा। a का किया
तो ए कॉट अल्फा और माइनस माइनस तो ए कॉट थीटा। बच्चों यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो पहले आप देख सकते हो, हाँ बच्चों ये माइनस ए कॉट अल्फा और माइनस ए कॉट अल्फा कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इक्वल के अपोजिट तरफ सेम साइन के फंक्शन है। अब बच्चों मैं क्या करूँगा, इन दोनों को एक साथ लिखूंगा और यहाँ से मैंने कॉट थीटा को कॉमन लिया, तो कॉट थीटा के साथ जो हमारा फंक्शन बचा वो ए माइनस बी बचा, और जो बचा हुआ फंक्शन था उसको इस साइड लेके आएंगे तो मिला ए कॉट बीटा और माइनस का बी कॉट अल्फा। तो बच्चों तो कॉट थीटा की जो हमें वैल्यू मिलेगी वो हमें मिलेगी ए कॉट बीटा माइनस बी कॉट अल्फा और अपॉन में ए माइनस बी। लेकिन बच्चों हमें इसका कंप्लीटली अपोजिट फंक्शन चाहिए। फॉर यहाँ पे हमें क्या, ऊपर से मैंने माइनस को कॉमन निकाला तो ऊपर माइनस कॉमन निकालने में मिला बी कॉट अल्फा माइनस का ए कॉट बीटा, और बच्चों नीचे से भी माइनस कॉमन निकाला तो नीचे मिला बी माइनस ए। तो बच्चों ये हमने इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया, हमारा जो आंसर हमें चाहिए था वो मैंने आपके सामने यहाँ पे प्रूव करके दिया है, बी कॉट अल्फा और माइनस ऑफ ए कॉट बीटा। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर इतना ही करेंगे हम। आज के क्वेश्चन आपके सामने हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, ये हाइट एंड डिस्टेंस के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है बच्चों, तो ये जो आपके सामने क्वेश्चन कर रखा है ये भी अपने आप में बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, आज के लिए केवल इतना ही। ऑल द बेस्ट।